अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर नई कहानी की लेटेस्ट अपडेट। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आरएसवस, जहां हर कहानी है एक नई दुनिया। एपिसोड 186। उर्वशी, जो जाहिर तौर पर कुछ समझ नहीं पा रही थी, ने भौहें सिकोड़ ली। सबकी नजरों के बीच शिवम एक तरफ की मेज की ओर बढ़ा। मेज पर दो युवक बैठे थे। भले ही उन्होंने अपनी आंतरिक ऊर्जा को दबा रखा था, शिवम ने उन्हें तुरंत भांप लिया। शिवम उनके पास बैठ गया और बेफिक्री से मुस्कुराते हुए बोला, अरोड़ा परिवार के लोग हैं ना? उनके चेहरों का रंग बदल गया, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। क्या कह रहे हो? हमें कुछ समझ नहीं आया, दोनों ने सिर हिलाते हुए कहा। शिवम ने अपना हाथ उठाया और उनके कंधों पर रख दिया। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगा? शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। अचानक एक जबरदस्त दबाव उनके कंधों पर पड़ा। उनके कंधों में जैसे हड्डियां चटकने लगी, मानो टूटने वाली हों। वापस जाकर अपने मालिक को बता दो कि मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैं भागने वाला नहीं हूं। अगर हिम्मत है तो खुद सामने आए, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। उनके माथे पर ठंडा पसीना छलकने लगा। उन्होंने बार बार सिर हिलाया और कहा, हम समझ गए। शिवम ने उन्हें और परेशान नहीं किया और तुरंत छोड़ दिया। दोनों को जैसे जान में जान आई। अपनी हड्डियों के टूटने के डर से उन्होंने अपने कंधे हिलाए। वे पिछले कुछ दिनों से शिवम का पीछा कर रहे थे, लेकिन शिवम ने उनकी अनदेखी की थी। लेकिन अब जब वो बाहर जा रहा था, उन्हें अरोड़ा परिवार को चेतावनी देनी थी। ठीक है, अब हम जा सकते हैं, शिवम उर्वशी के पास आकर बोला। उर्वशी ने खाली खाली सिर हिलाया और फिर दोनों हवाई अड्डे की ओर भागे। हवाई अड्डे पर पहुंचकर शिवम को पता चला कि उनकी मंजिल विदेश थी। इससे शिवम को थोड़ा सिर दर्द हुआ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि विदेश जाना है? शिवम ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उर्वशी ने बुदबुदाया, विदेश जाने में क्या गलत है? मेरे पापा अभी इतने बीमार हैं कि उन्हें विदेश में ही रिकवर करना पड़ रहा है। अगर शिवम को पहले पता होता कि विदेश जाना है तो वो मना कर देता, लेकिन अब उसने किसी को वादा कर लिया था तो पीछे नहीं हट सकता था। इसलिए शिवम को उर्वशी के साथ प्लेन में चढ़ना पड़ा। प्लेन आसमान में उड़ान भर चुका था और मंजिल तक पहुंचने में पूरे 20 घंटे लगने वाले थे। खुशकिस्मती से उर्वशी के पास पैसे की कमी नहीं थी, तो उसने फर्स्ट क्लास टिकट खरीदा था। प्लेन में शिवम के पास करने को कुछ नहीं था, तो उसने सोचा कि इस मौके का फायदा उठाकर वो आध्यात्मिक मंडल के तीसरे स्तर तक ब्रेक थ्रू कर लेगा। छोटे स्तर का उछाल आमतौर पर कोई बड़ा हंगामा नहीं मचाता, शिवम ने मन ही मन सोचा। आध्यात्मिक मंडल एक आधार बनाने की प्रक्रिया थी। इसमें कोई बड़ा तमाशा होने की संभावना लगभग शून्य थी। उर्वशी अभी भी लगातार बकबक कर रही थी। शिवम ने उसकी ओर देखा और कहा, अब से मुझसे बात मत करना, मुझे डिस्टर्ब मत करो। उर्वशी को ये बात बुरी लगी। उसने नाराजगी से कहा, दूसरे लोग तो मुझसे बात करने का मौका भी नहीं पाते। तुम्हें पता है मेरे कितने फैन हैं? शिवम ने आधी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे फैन के लिए तुम शायद ऊंची और पहुंच से बाहर हो, लेकिन जो तुम्हें नहीं जानते उनके लिए तुम बस एक आम राहगीर हो। राहगीर, राहगीर, ये शब्द सुनकर उर्वशी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन अफसोस, शिवम ने अब उसकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर में गहरी ऊर्जा को सक्रिय करना शुरू किया ताकि आध्यात्मिक मंडल के तीसरे स्तर तक ब्रेक थ्रू कर सके। ये पहली बार है जब मैं गहरी ऊर्जा के साथ ब्रेक थ्रू करने जा रहा हूं। पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, शिवम को थोड़ा डर था। अगर उसकी आंतरिक ऊर्जा में कोई गड़बड़ हुई तो वो मौके पर ही मर सकता था। लेकिन आम लोगों के लिए अगर वो जोखिम नहीं उठाएंगे तो मौका कहां से मिलेगा? बिना किसी विशेष सुविधा के जन्मे लोगों को सिर्फ जोखिम लेकर ही आगे बढ़ना पड़ता है। गहरी ऊर्जा की हल्की हल्की धाराएं उसके दंतियन से उसकी नसों में बहने लगीं। शिवम को ऐसा लगा जैसे वो अपने अंदर की हर चीज को देख सकता हो। उसकी काली आंखों के सामने छोटे छोटे प्रकाश बिंदु उभरने लगे। ये प्रकाश बिंदु और कुछ नहीं बल्कि शिवम के प्रमुख एक्यू पॉइंट्स थे। गहरी ऊर्जा उमड़ पड़ी और धीरे धीरे उन एक्यू पॉइंट्स को तोड़ने लगी। इस दौरान आध्यात्मिक ऊर्जा बिल्कुल स्थिर रही। ऐसा लग रहा था जैसे ये दो अलग अलग सिस्टम हो जो एक दूसरे में दखल नहीं दे रहे थे। वाकई में काम कर रहा है। गहरी ऊर्जा को एक्यू पॉइंट्स को तोड़ते देख शिवम को खुशी हुई। इस तरह उसका कल्टीवेशन का सफर बहुत आसान हो जाएगा। बेशक इसमें एक नुकसान भी था, उसे किसी को पता नहीं चलने देना था, वरना तथाकथित धर्मी लोग उसे घेर सकते थे। ... प्लेन अभी भी उड़ रहा था। ये एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी और प्लेन में हर तरह के लोग थे। उर्वशी खिड़की के पास झुकी हुई थी और थोड़ा बोर हो रही थी। तभी इकोनॉमी क्लास से अचानक हंगामा शुरू हुआ। उर्वशी ने शोर सुना और खड़ी हो गई। उसने पर्दा हटाया और देखा कि इकोनॉमी क्लास के लोग चीख रहे थे। दो नकाबपोश लोग पिस्तौल लिए हुए थे।
हाईजैकिंग, ये शब्द उर्वशी के दिमाग में तुरंत कौंध गया। वो अनगिनत बार प्लेन में सफर कर चुकी थी और हाईजैकिंग की खबरें उसने सिर्फ न्यूज में देखी थीं। उसे नहीं पता था कि आज उसे इसका सामना करना पड़ेगा। शिवम, कोई प्लेन को हाईजैक कर रहा है। उर्वशी घबरा गई। उसका एकमात्र सहारा शिवम था, लेकिन शिवम का कोई रिएक्शन नहीं था। उर्वशी ने उसे कितना भी हिलाया, शिवम ने आंखें नहीं खोलीं। सब लोग, घबराओ मत, हम सिर्फ पैसों के पीछे हैं, दोनों लुटेरों ने ठंडे लहजे में कहा। जब तक तुम लोग पैसे दे दोगे हम तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी देंगे, लेकिन अगर कोई साथ नहीं देगा तो हम तुम सबको मार देंगे। ये सुनते ही कई यात्रियों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। एक के बाद एक उन्होंने कहा, हम साथ देने को तैयार हैं। आखिरकार पैसे की तुलना में जान ज्यादा कीमती थी। दोनों लुटेरों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर एक काला थैला निकाला और एक एक करके पैसे इकट्ठा करने लगे। प्लेन में मौजूद पुलिस को पहले ही काबू करके टॉयलेट में बंद कर दिया गया था। कोई उन्हें बचाने नहीं आ सकता था। जल्दी ही दोनों लुटेरे उर्वशी के पास पहुंच गए। उन्होंने उर्वशी को देखा और दुष्टता से हंसे, तुम्हें देखकर कुछ जानी पहचानी सी लग रही हो, तुम उर्वशी हो ना? उर्वशी ने जल्दी से शिवम को धक्का दिया और बोली, देखा, यहाँ तक कि लुटेरे भी मुझे जानते हैं। दोनों लुटेरे हैरान रह गए। जाहिर है उन्हें उर्वशी की मानसिकता समझ नहीं आई। वाह, ये तो सचमुच उर्वशी है। बाहर किसी ने भी उर्वशी को पहचान लिया। वो एक बड़ी स्टार है। अगर मुझे पता होता कि वो यहाँ है तो मैं ऑटोग्राफ लेने जरूर जाता। उर्वशी, मैं तुम्हारा फैन हूँ, बाहर से कोई चिल्लाया। इससे उर्वशी और गर्वित हो गई। वो शिवम को दिखाना चाहती थी, लेकिन अफसोस शिवम ने ये नजारा बिल्कुल नहीं देखा। बड़ी स्टार, हाँ, मैं तुम्हें हर दिन टीवी पर देखता हूँ। सोचा नहीं था कि तुम्हें यहाँ देखूंगा। दोनों लुटेरे दुष्टता से हंसे। ये सुनकर उर्वशी को अचानक मौजूदा स्थिति याद आई। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से पैसे निकाले और कहा, मैं सारे पैसे देने को तैयार हूँ। सिर्फ पैसे? वो तो नहीं चलेगा। दोनों लुटेरे दुष्टता से हंसे। अब से लैंडिंग तक अभी 18 घंटे बाकी हैं। तुम्हें 18 घंटे तक एंजॉय करना इसके लायक है। ये कहकर दोनों लुटेरे धीरे धीरे उर्वशी की ओर बढ़े। उर्वशी पूरी तरह घबरा गई। उसने जोर से चिल्लाया, दूर हटो, मैंने तुम्हें सारे पैसे दे दिए हैं। लुटेरों ने ठंडी मुस्कान बिखेरी। अगर तुम साथ नहीं दोगी तो हम इस प्लेन में सबको मार देंगे। बाहर के यात्रियों ने ये सुना तो उनके चेहरों का रंग उड़ गया। मिस उर्वशी, प्लीज उनके साथ सहयोग करो, हाँ, वरना हम सब यहाँ मर जाएंगे। उनके शब्द सुनकर उर्वशी स्तब्ध रह गई। अभी कुछ देर पहले वे उसके नाम की तारीफ कर रहे थे, लेकिन पलक झपकते ही उसे मौत के मुंह में धकेलने को तैयार थे। तुम लोग? उर्वशी का चेहरा बेहद खराब हो गया और वो कुछ बोल नहीं पाए। सुना, अगर तुम साथ नहीं दोगी तो ये सब मर जाएंगे, लुटेरे ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। उर्वशी ने दांत पीसे और बोली, मुझ पर हाथ मत लगाना, हिम्मत है तो मुझे मार डालो। ये सुनकर दोनों लुटेरे जोर से हंस पड़े। बाहर के यात्रियों का गुस्सा और भड़क गया। उर्वशी, तुम इतनी स्वार्थी क्यों हो? बिल्कुल, क्या तुम चाहती हो कि हम सब तुम्हारे साथ मरें? सोचा था हम तुम्हारे फैन हैं, अब से हम तुम्हारे फैन नहीं रहेंगे। जल्दी करो और उनके साथ सहयोग करो, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। भीड़ की चीखें सुनकर दोनों लुटेरों की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उर्वशी का चेहरा राख की तरह हो गया। उसने दांत पीसे और बोली, तुमने कहा था कि तुम सिर्फ पैसे चाहते हो, तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। हा, लुटेरों से तर्क करने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? दोनों जोर से हंस पड़े। चिंता मत करो, हम इन सबको भी देखने का मौका देंगे। फिर लुटेरों ने बाहर के यात्रियों की ओर देखा। यात्रियों की आंखें तुरंत चमक उठीं। वे हमेशा उर्वशी को टीवी पर देखते थे, लेकिन आज उन्हें ऐसा नजारा देखने को मिलेगा, ये वाकई एक अनघट आशीर्वाद था। तुम लोग? उर्वशी का गुस्सा ऐसा था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने शिवम की ओर देखा, लेकिन शिवम अभी भी बेअसर था, जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। इस पल में उर्वशी को अचानक निराशा ने घेर लिया। अपनी कोशिश बेकार मत करो, चिंता मत करो सुपरस्टार, हम तुम्हें मजा देंगे। ये कहकर दोनों लुटेरे उर्वशी की ओर लंपट नजरों के साथ बढ़े। तभी उर्वशी के पास बैठे शिवम से अचानक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। भले ही ये रोशनी बहुत तेज नहीं थी, फिर भी इसने लुटेरों का ध्यान खींच लिया। हाँ, ये क्या चीज है? दोनों हैरानी से बोले। सुपरस्टार के साथ ऐसा ही होता है, ये लड़का शायद उर्वशी का स्पेशल इफेक्ट्स एक्सपर्ट है, एक लुटेरे ने प्रतिक्रिया दी। तस्क, मैं तो कहता हूँ आजकल के स्पेशल इफेक्ट्स वाकई कमाल के हैं, इतने रियल लगते हैं। दोनों शिवम को देखकर तारीफ करने लगे। जल्द ही शिवम के शरीर पर सुनहरी रोशनी धीरे धीरे सघन होने लगी और आखिरकार उसके शरीर से चिपक गई। पल में शिवम का शरीर जैसे सुनहरे कवच में ढक गया, जो बेहद चमकदार लग रहा था। अरे वाह, ये स्पेशल इफेक्ट्स वाला अभी भी नहीं रुका। दोनों लुटेरे अब अधीर हो रहे थे।
ये कहकर दोनों ने हाथ बढ़ाए और शिवम को पकड़ लिया। वे शिवम को एक तरफ खींचना चाहते थे, लेकिन पाया कि शिवम पत्थर की तरह अटल था और बिल्कुल नहीं हिला। ये लड़का काफी ताकतवर है। दोनों ने तुरंत पूरी ताकत लगाई और शिवम को जोर से खींचा। तभी शिवम की आंखें खुल गईं। उसने अपने शरीर पर घूम रही सुनहरी रोशनी को देखा और धीरे से बुदबुदाया, मेरा शरीर थोड़ा और सख्त हो गया लगता है। हर आध्यात्मिक मंडल ब्रेकर थ्रू के साथ उसकी ताकत अपने चरम पर पहुंच जाती थी। ताकत बढ़ने के साथ शिवम का शरीर भी गुणात्मक रूप से बदल गया था। ए लड़के, जल्दी हट यहाँ से। सुन रहा है, एक लुटेरे ने गुस्से में चिल्लाया। तब जाकर शिवम ने सामने का नजारा साफ देखा। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम लोग कौन हो? हम कौन हैं? हम लुटेरे हैं, जल्दी हट। दोनों लुटेरे अधीर होकर बोले। शिवम ने कहा, ओह, तो तुम लोग लुटेरे हो। उर्वशी ने जल्दी से सिर हिलाया और बोली, हाँ, इन्होंने सबके पैसे लूट लिए और ये मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। दोनों लुटेरे अधीर होकर बोले, हाँ तो क्या? लुटेरे हैं तो क्या हुआ? तुम क्या कर लोगे? अपने पैसे निकालो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। शिवम ने सिर हिलाया। पैसे नहीं हैं? तुम फर्स्ट क्लास में बैठे हो और कहते हो पैसे नहीं हैं। दोनों लुटेरे गुस्से से बोले। शिवम ने ठंडी मुस्कान बिखेरी। अगर मेरे पास पैसे होते भी तो तुम्हें नहीं देता। अगर तुम अभी सारे पैसे वापस कर दो तो मैं तुम्हें बख्श सकता हूँ। तुम मरने की तमन्ना रखते हो क्या? दोनों लुटेरे शिवम की बात से पूरी तरह भड़क गए। उनका गुस्सा तुरंत शिवम की ओर मुड़ गया। उन्होंने अपनी मुट्ठियां कसी और शिवम की ओर जोर से घूंसा मारा। शिवम ने टस से मज नहीं किया और उनके घूंसे अपने शरीर पर पड़ने दिए। क्लैंग, एक तेज आवाज गूंजी। दोनों को लगा जैसे उनके घूंसे स्टील से टकराए हों। उनकी मुट्ठियां सुन्न पड़ गईं। थोड़ा और जोर लगाओ। खाना नहीं खाया क्या? शिवम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दोनों के चेहरों का रंग बदल गया। वे कुछ बोलने ही वाले थे कि शिवम ने उनके चेहरों पर थप्पड़ जड़ दिया। दोनों तुरंत उड़ गए और उनके मुंह से 2 दांत निकल आए। इतनी सी ताकत के साथ लुटेरे बनने की हिम्मत की। शिवम ने ठंडी हंसी हंसी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अभी लूटे हुए पैसे वापस कर दो और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। दोनों लुटेरे जमीन से उठे। उन्होंने शिवम को गुस्से से घूरा और चिल्लाए, वापस करें, हम तुम सबको मार डालेंगे। ये सुनते ही यात्रियों के चेहरों का रंग उड़ गया। ये लड़का सचमुच बेकार है। क्या तुम हमें मरवाना चाहते हो? सब इसकी गलती है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम बेकार इंसान, मैं तुम्हें लंगड़ा कर दूंगा। बाहर के यात्री गुस्से से चिल्लाने लगे। शिवम ने हैरानी से इन लोगों को देखा और निराश होकर सिर हिलाया। पैसे तो इन्होंने लूटे हैं, मुझसे नहीं। तुम मुझे क्यों गाली दे रहे हो? तुम्हें गाली क्यों न दें? तुम न होते तो हम सिर्फ पैसे गंवाते। तुम्हारी वजह से अब हमारी जान खतरे में है। शिवम का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। ठीक है, अब से तुम्हारी जिंदगी या मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। तुम्हें कौन चाहिए तुम्हारी फिक्र? सबने गाली देना शुरू कर दिया। बिल्कुल, तुम पैसे नहीं देना चाहते और हमें इसमें घसीट लिया। क्या बकवास है? दोनों लुटेरे जमीन से उठे। वे हंसते हुए बोले, हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं, ये लोग तुम्हें जिंदा फाड़ देंगे। शिवम ने ठंडे चेहरे के साथ कहा, उससे पहले मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। सचमुच? दोनों लुटेरे ठंडी हंसी हंसे। फिर उन्होंने अपनी कमर से बंदूक निकाली और शिवम पर तान दी। कुंग फू में अच्छा होने से क्या फायदा? मैं एक गोली से तुम्हारा सिर उड़ा सकता हूँ। शिवम ने भौहें सिकोड़ ली। पता नहीं मेरा शरीर गोलियों को झेल पाएगा या नहीं, शिवम ने सोचा। उसे आजमाने की इच्छा हो रही थी, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद शिवम ने सिर हिलाया। सेंतली बॉडी टेक्निक। सावधानी के लिए शिवम ने सेंतली बॉडी टेक्निक को सक्रिय कर लिया। पल में शिवम का शरीर सुनहरी रोशनी में लिपट गया और उसका शरीर हल्के सुनहरे रंग में चमकने लगा। सामान्य गोलियां शायद मुझे अब चोट नहीं पहुंचा सकती, शिवम ने मन ही मन सोचा। हाँ, अब भी स्पेशल इफेक्ट्स खेल रहे हो? दोनों लुटेरे ठंडी हंसी हंसे। शिवम ने भौहें उठाई और बोला, स्पेशल इफेक्ट्स? गोली चलाकर देखो, फिर पता चलेगा ये स्पेशल इफेक्ट है या नहीं। लुटेरों के माथे पर ठंडा पसीना छलकने लगा। वे सचमुच किसी को मारना नहीं चाहते थे। गोली चलाओ, शिवम ने तुरंत चिल्लाया। तुम सचमुच मरना चाहते हो? हमें दोष मत देना। दोनों लुटेरे गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत ट्रिगर दबा दिया। बैंग, गोली की आवाज सबके कानों में गूंजी। केबिन में चीखें गूंज उठीं, लेकिन गोली ने शिवम के शरीर पर सिर्फ एक सफेद निशान छोड़ा। उसकी त्वचा को खरोंच तक नहीं आई। दोनों लुटेरों के चेहरों का रंग तुरंत बेहद फीका पड़ गया। ये कैसे मुमकिन था? उसने गोली झेल ली। शिवम ने जमीन से गोली उठाई और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, अब भी सोचते हो ये स्पेशल इफेक्ट है? दोनों लुटेरों के चेहरों की हालत खराब हो गई। इस पल वे पूरी तरह घबरा गए थे। यहाँ तक कि गोली भी उसे नहीं भेद सकी। ये शख्स निश्चित रूप से ऐसा नहीं था जिससे वे पंगा ले सकें।
साहब, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमारी जान बख्श दो। दोनों लुटेरे जमीन पर घुटने टेक कर गिड़गिड़ाने लगे। हाँ, हम अभी पैसे वापस कर देते हैं। शिवम ने प्लेन के यात्रियों की ओर देखा और ठंडी हंसी हंसी। मैंने कहा, इनकी जिंदगी या मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं। ये कहकर शिवम अपनी सीट पर वापस गया और आंखें बंद कर लीं। दोनों लुटेरे हैरान रह गए और तुरंत समझ गए। उन्होंने अपनी बंदूकें निकाली और बाहर के लोगों पर तान दी, चिल्लाते हुए, सब लोग चुपचाप रहो, वरना गोली मार देंगे। ये यात्री मदद नहीं कर सके और गालियां देने लगे, क्या तुम इंसान हो? तुम उन्हें आसानी से काबू कर सकते थे, लेकिन कुछ कर नहीं रहे। तुम सचमुच एक बेकार इंसान हो। शिवम ने उन्हें ठंडी नजरों से देखा और बोला, मुझे तुम्हें बचाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वैसे भी तुमने खुद कहा था कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं। ये कहकर शिवम ने आंखें बंद की और भीड़ की अनदेखी कर दी। उर्वशी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे भी राहत महसूस हुई। प्लेन अभी भी ऊंचे आसमान में उड़ रहा था और जल्द ही मंजिल पर पहुंच गया। दोनों लुटेरों ने जाहिर तौर पर पहले से इंतजाम कर रखा था। जैसे ही वे प्लेन से उतरे, एक गाड़ी उन्हें हवाई अड्डे से बाहर ले गई। इस बीच ये यात्री जल्दी से पुलिस के पास गए और जो हुआ उसे बताया। इस बेकार ने हमें बचाया ही नहीं। इन यात्रियों को लुटेरे नहीं मिले तो उन्होंने सारा दोष शिवम पर डाल दिया। हाँ, हमें इस लड़के से अपने नुकसान की भरपाई करवानी चाहिए। भीड़ की चीखों के सामने पुलिस ने सिर हिलाया और कहा, वो तुम सबकी तरह ही एक यात्री है। अगर तुम कुछ नहीं कर सके तो वो क्या कर सकता था? उसके पास तरीका था, तुम्हें नहीं पता, उसने एक थप्पड़ से दोनों लुटेरों को उड़ा दिया था। हाँ, हमने देखा कि उसका शरीर गोलियों को भी झेल सकता है। पुलिस ने बेबसी से कहा, मुझे लगता है तुम लोग डर की वजह से भ्रम में हो। बिल्कुल, कोई इंसान गोलियां कैसे झेल सकता है? मैं तो डर से मर ही गया था, शिवम ने दयनीय बनते हुए कहा। पुलिस अधिकारी ने हाथ हिलाया और बोला, ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। ये यात्री गुस्से और बेचैनी में थे, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही उर्वशी ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत छोटी बात पर चिढ़ गए, लेकिन ये देखकर मजा आया। शिवम ने मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। उर्वशी ने हवाई अड्डे पर पहले से ही गाड़ी का इंतजाम कर रखा था। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही शिवम ने देखा कि एक बेंटले प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। उर्वशी के साथ गाड़ी में बैठने के बाद शिवम ने देखा कि ड्राइवर एक विदेशी था। तुम लोग इमिग्रेट कर गए? शिवम ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उर्वशी ने सिर हिलाया और बोली, नहीं, मेरी मम्मी इस देश की हैं और मेरे पापा भारत के, लेकिन मेरी नागरिकता अभी भी भारत की है। शिवम को अचानक समझ आया, तो उर्वशी मिश्रित नस्ल की थी। गाड़ी तेजी से एक बहुत बड़े मैनर की ओर बढ़ी। इस मैनर का आकार शिवम की कल्पना से भी परे था। मैनर में बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट और कई अन्य खेलों के मैदान थे। पूरा मैनर हरे भरे पेड़ों से भरा था, जो लगभग एक जंगल की तरह लग रहा था। ये तो कुछ ज्यादा ही शानदार है, शिवम ने आसपास का माहौल देखकर हैरानी से कहा। उर्वशी ने समझाया, ये सब अब्ज है और इस देश की आबादी कम है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। शिवम ने और कुछ नहीं कहा। वो उर्वशी के साथ मैनर के केंद्र में पहुंचा। मैनर के केंद्र में एक विशाल किला था। वहां 2 लंबे विदेशी बॉडीगार्ड्स तैनात थे। शिवम और उर्वशी जैसे ही आगे बढ़े, बॉडीगार्ड्स ने उन्हें रोक लिया। मुझे माफ करना, हमारे परिवार का नियम है कि फोन अंदर नहीं ले जा सकते, उर्वशी ने माफी मांगते हुए कहा। शिवम ने भौहें सिकोड़ ली और थोड़ा नाखुश दिखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अपना फोन आज्ञाकारी रूप से दे दिया। किले की संरचना भूल भुलैया की तरह थी। शिवम उर्वशी के पीछे पीछे इधर उधर घूमता हुआ आखिरकार उर्वशी के पिता अंकुर के कमरे में पहुंचा। कमरे के दरवाजे पर एक नर्सिंग टीम थी जो अंकुर की देखभाल कर रही थी। इस नर्सिंग टीम का इंचार्ज एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर डॉक्टर था, जिसका नाम पीटर था। उर्वशी ने शिवम को पीटर के पास ले जाकर परिचय कराया। ये पीटर हैं, मेरे पापा के मुख्य चिकित्सक। फिर उसने पीटर की ओर देखकर कहा, ये शिवम है, भारत के एक मशहूर डॉक्टर। पीटर का चेहरा कुछ असंतुष्ट दिखा। उसने ठंडे स्वर में कहा, फिर से कोई झूठा आ गया। उर्वशी का चेहरा बदल गया। उसने खांसते हुए कहा, शिवम, पीटर ने मुझे सलाह दी थी कि किसी और डॉक्टर को न बुलाएं। तुम बुरा मत मानना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवम ने पीटर के रवैये पर ध्यान नहीं दिया। पीटर ने ठंडे लहजे में कहा, मिस उर्वशी, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे देश की चिकित्सा पर भरोसा नहीं, लेकिन तुम्हारे देश की असली चिकित्सा विशेषज्ञता कुछ ही लोगों के पास है, और ये लड़का जाहिर तौर पर उनमें से एक नहीं है। ये कहकर पीटर रुका और आगे बोला, सच कहूं तो मेरे प्यारे शिष्य ने बताया था कि भारत में एक शीर्ष चिकित्सक हैं। भले ही वो ज्यादा मशहूर न हो, लेकिन उनकी चिकित्सा कला हैरान करने वाली है। पीटर की आंखों में एक लालसा थी। मैं हमेशा उनसे मिलने और उन्हें मिस्टर अंकुर की बीमारी का इलाज करने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। शिवम ने विनम्रता से कहा, मिस्टर पीटर, क्या मैं उस डॉक्टर का नाम जान सकता हूं?
शायद मैं उन्हें जानता हूँ। पीटर ने शिवम को तिरस्कार से देखा और ठंडे लहजे में कहा, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन मेरा शिष्य कहता है कि वो एक जीनियस हैं। तुम जैसे झूठे से वो पूरी तरह अलग हैं। शिवम को उससे बहस करने की इच्छा नहीं थी। वो तुरंत अंकुर की ओर बढ़ा। तुम क्या कर रहे हो? पीटर ने तुरंत चिल्लाया और जल्दी से शिवम का हाथ पकड़ लिया। शिवम ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे पहले मिस्टर अंकुर के शरीर को देखना होगा। पीटर ने डांटा, मैं तुम्हें मिस्टर अंकुर को छूने नहीं दूंगा। इसके बाद उसने उर्वशी से उत्सुकता से कहा, मिस उर्वशी, मुझ पर भरोसा करो। मेरा शिष्य आज रात उस विशेषज्ञ को बुलाने जाएगा। उर्वशी थोड़ा असहाय महसूस कर रही थी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी दरवाजा खुला और एक युवक अंदर आया। मिस्टर पीटर, उसने अंदर आते ही चिल्लाया। पीटर उस युवक को देखकर खुशी से उछल पड़ा। मिस्टर रिक, तुम सही समय पर आए। मिस उर्वशी को बता दो कि ये शख्स एक झूठा है, पीटर ने उत्साह से कहा। लेकिन जब पीटर का शिष्य रिक ने शिवम को देखा तो वो हैरान रह गया। मिस्टर शिवम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने हैरानी से चिल्लाया। शिवम ने भी हैरानी से कहा, रिक। पीटर का शिष्य कोई और नहीं बल्कि रिक था, जिसने डेविड की बीमारी का इलाज किया था। रिक ने शिवम को हैरानी से देखा और जल्दी से आगे बढ़ा। मिस्टर रिक, तुम इसे जानते हो? पीटर ने कुछ उलझन के साथ पूछा। रिक ने जल्दी से सिर हिलाया और बोला, हाँ सर, यही वो जीनियस डॉक्टर हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इन्होंने ही मेरे विचार बदल दिए। इनके साथ मिस्टर अंकुर की बीमारी निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी, रिक ने उत्साह से कहा। पीटर ने शिवम को ऊपर से नीचे तक देखा और हैरानी से बोला, ये इतना जवान दिखता है। शिवम ने निराश होकर सिर हिलाया और बोला, क्या मैं अब मिस्टर अंकुर की बीमारी का इलाज शुरू कर सकता हूँ? बिल्कुल, लेकिन मुझे मिस्टर शिवम पर अभी भी कुछ शक है। उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगे, पीटर ने उदास स्वर में कहा। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर शिवम अंकुर के पास गया। उसने अपनी हथेली उठाई और अंकुर के माथे पर रख दी। पल में अनगिनत जानकारियां शिवम के दिमाग में कौंध गईं। ये उसके पिता से मिली चिकित्सा कला थी। अंकुर की बीमारी के बारे में जानकारियां शिवम के दिमाग में चमकने लगीं। लिम्ब ऑनसेट ALS, अंगों की मांसपेशियों में कमजोरी, निगलने में कठिनाई, सांस लेने में विफलता की संभावना, शिवम ने उदास स्वर में कहा। पीटर ने बार बार सिर हिलाया। शिवम ने जो कहा वो अंकुर के लक्षणों से बिल्कुल मेल खाता था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। कोई भी अनुभवी डॉक्टर ऐसा कर सकता था। मिस्टर शिवम, वो कैसे हैं? क्या मेरे पापा को बचाया जा सकता है? उर्वशी ने उत्सुकता से पूछा। शिवम ने सिर हिलाया और बोला, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है। शिवम की मौजूदा कला के साथ सामान्य बीमारियां आसानी से ठीक हो सकती थीं, लेकिन इस सदी की मुश्किल बीमारी को वो आध्यात्मिक ऊर्जा के भरोसे भी हल नहीं कर सकता था। उसे एक गोली पर निर्भर करना होगा। खुशकिस्मती से इलाज के तरीके और गोली का फॉर्मूला जल्दी ही शिवम के दिमाग में कौंध गया। मिस उर्वशी, मुझे 3 दिन दो। मैं तुम्हारे पापा की हालत को अस्थायी रूप से स्थिर कर दूंगा, लेकिन पूरी तरह ठीक करने में शायद 6 महीने लगेंगे, शिवम ने कहा। 6 महीने? उर्वशी हैरान रह गई। शिवम ने हल्के से सिर हिलाया और बोला, कागज, पेन और एक शांत कमरा तैयार करो। उर्वशी ने लापरवाही नहीं बरती। उसने जल्दी से शिवम की मांग के अनुसार कागज और पेन तैयार किया। शिवम ने कागज पर संबंधित नुस्खा लिखा और उसे उर्वशी को सौंप दिया। ये बाजार में आसानी से मिलने वाली जड़ी बूटियां हैं, इन्हें खरीदना आसान होना चाहिए, शिवम ने कहा। उर्वशी ने जल्दी से सिर हिलाया और बोली, ठीक है, मैं अभी इन्हें खरीद लाती हूँ। लगभग 1 घंटे बाद उर्वशी जड़ी बूटियों के साथ मैनर में वापस आए। शिवम ने जड़ी बूटियों को चेक किया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई दिक्कत नहीं है, वो एक शांत कमरे में चला गया। इस दौरान मुझे डिस्टर्ब न करना, शिवम ने कहा। उर्वशी ने जल्दी से सिर हिलाया और बोली, ठीक है, मैं इस कमरे की रखवाली के लिए किसी को लगा दूंगी। शिवम ने जल्दी से दरवाजा बंद किया। उसने अपने दिमाग में आई जानकारी के आधार पर गोली बनाना शुरू किया। ये गोली थी पल्स प्रोटेक्टिंग पिल, जो अंकुर की हालत को अस्थायी रूप से स्थिर कर सकती थी। और असली इलाज था मैरो जनरेटिंग पिल। मैरो जनरेटिंग पिल धीरे धीरे अंकुर की मांसपेशियों को ठीक करेगी, लेकिन इसमें लंबा समय लगेगा। क्या शिवम सचमुच मिस्टर अंकुर के ALS को ठीक कर सकता है? तुम्हें पता है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। वार्ड में पीटर गहरी सोच में डूब गया। रिक ने कहा, सर, मेरे मन में भी तुम्हारे जैसे शक थे, लेकिन मिस्टर शिवम को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना उथला था। हालांकि ऐसा था, पीटर को अभी भी कुछ शक था। अगर वो ALS ठीक कर सकता है तो वो दुनिया का कोई भी मेडिकल अवार्ड जीत सकता है। फिर शिवम इतना गुमनाम कैसे हो सकता है? ... पुणे, अरोड़ा परिवार को जल्द ही खबर मिली कि शिवम विदेश चला गया है। मिस्टर करुण, सुना है शिवम विदेश भाग गया, एक माथत ने नफरत भरे चेहरे के साथ कहा। मिस्टर करुण का चेहरा उदास था।
उसने ठंडे स्वर में कहा। जब परिवार का मुखिया अपनी साधना से बाहर आने वाला था तब शिवम विदेश भाग गया। उसे जरूर खबर मिली होगी। शिवम के विदेश जाने की खबर तेजी से फैल गई। पल में पुणे के सभी बड़े छोटे परिवार इस बारे में चर्चा करने लगे। शिवम सचमुच भाग गया। हाय, अरोड़ा परिवार के सामने उसे भागना ही था। वो समझदार है, हालात को समझता है। तस्क तस्क, फिर उसके आसपास के लोग शायद मुसीबत में पड़ने वाले हैं। नाथ परिवार के घर में नमंत ने ठंडे लहजे में कहा, सुना ना। शिवम विदेश भाग गया। अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हें समय रहते उससे दूरी बनाने को कहा, वरना नाथ परिवार जरूर फंस जाता। जॉर्डी ने जल्दी से सिर हिलाया और बोला, नहीं मिस्टर शिवम, ऐसा इंसान नहीं हो सकता। ऐसा इंसान नहीं। ऐसी खबरें बिना वजह थोड़े ही फैलती हैं। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग उस लड़के ने धो दिया है, नमंत ने डांटा। जॉर्डी और जानना चाहते हुए जल्दी से फोन निकाला और शिवम को कॉल किया। अफसोस, शिवम का फोन बंद था। कैसा रहा? उसने फोन उठाया। नमंत ने ठंडी हंसी हंसी। जॉर्डी ने दांत पीसे और बोला, वो उसे कोई काम रहा होगा इसलिए फोन नहीं उठाया। तुम सचमुच जिद्दी हो। सुनो, आज से तुम शिवम या उससे जुड़ी किसी भी चीज का जिक्र नहीं करोगे, वरना नाथ परिवार को अरोड़ा परिवार का गुस्सा झेलना पड़ेगा, नमंत ने कहा और चला गया। इस खबर के फैलने की रफ्तार कल्पना से परे थी। यहाँ तक कि मुंबई में रहने वाली मोनिका को भी इसकी भनक लग गई। शिवम सचमुच भाग गया? नहीं, ये हो नहीं सकता। उसकी पर्सनैलिटी और टेम्पर को देखते हुए वो दूसरों को फंसाएगा नहीं, मोनिका ने हैरानी के साथ कहा। पुराने मास्टर राठौर ने हाथ पीछे बांधे हुए उदासीनता से कहा, अरोड़ा परिवार जैसे ताकतवर लोग के सामने भागना कोई बड़ी बात नहीं। जब तक इंसान जिंदा है उम्मीद बाकी है। लेकिन मोनिका ने सिर हिलाया और बोली, नहीं, अगर शिवम भाग गया तो अरोड़ा परिवार अपना गुस्सा उसके आसपास के लोगों पर निकालेगा। शिवम ऐसा नहीं करेगा। पुराने मास्टर राठौर ने परवाह नहीं की। उन्होंने सिर हिलाया और बोले, मोनिका, तुम शिवम को लेकर थोड़ा ज्यादा आशावादी हो। मोनिका के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। उसने कुछ लालसापूर्ण स्वर में कहा, हालांकि मैं उसे ज्यादा समय से नहीं जानती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये सुनकर पुराने मास्टर राठौर को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें अचानक शिवम के पिता याद आए। उस समय पुराने मास्टर राठौर अभी जवान थे। शिवम के पिता के प्रति उन्हें बहुत सम्मान था। पुराने राठौर, मेरा बेटा और तुम्हारी पोती स्वर्ग में बनी जोड़ी होंगे। याद रखना, उनकी जोड़ी नियति से बनी है। उस समय पुराने मास्टर राठौर के पास बेटा भी नहीं था, तो पोती कहाँ से होती? उस समय उन्हें इस बात पर ज्यादा यकीन नहीं था, लेकिन जब से मोनिका और शिवम को प्यार हुआ, पुराने मास्टर राठौर को इस पर यकीन होने लगा। वाकई तुम कभी गलत नहीं होते, पुराने मास्टर राठौर ने खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से कहा। इस समय शिवम को पुणे की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो उर्वशी के लिए गोलियां बनाने में जुटा हुआ था। चूंकि ये एक लंबी इलाज प्रक्रिया थी, शिवम ने 1 महीने की गोलियां एक साथ बनाने का प्लान किया ताकि कमी न हो। 2 दिन पलक झपकते बीत गए। पुणे में खबरें अभी भी घूम रही थीं। इस दिन अरोड़ा परिवार के घर में एक धमाकेदार आवाज गूंजी। आसमान से एक इंद्रधनुषी रोशनी उतरी और अरोड़ा परिवार के एक मकान पर बिखर गई। मिस्टर करुण ने ये इंद्रधनुषी रोशनी देखी तो उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। ये तो इनर स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर के ब्रेक थ्रू का संकेत है। मिस्टर करुण अचानक खड़े हो गए और उस रोशनी को एकटक देखने लगे। परिवार का मुखिया आखिरकार इनर स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर बन गया। मिस्टर करुण ने जल्दी से आसपास के लोगों को देखा और चिल्लाया, सबको बता दो कि मुखिया के साधना से बाहर आने का स्वागत करें। हाँ, दर्जनों लोग मकान की ओर दौड़े। वे मकान के प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए और एक साथ घुटनों पर बैठकर परिवार के मुखिया दीपांकर के साधना से बाहर आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद आसमान की इंद्रधनुषी रोशनी धीरे धीरे बिखरने लगी। उमेश भी खबर सुनकर दौड़ते हुए वहां पहुंचा। मिस्टर करुण, क्या मेरे पापा बाहर आए? उमेश ने उत्सुकता से पूछा। मिस्टर करुण ने सिर हिलाया और बोला, हम भी इंतजार कर रहे हैं। उमेश के चेहरे पर एक क्रूरता भरी चमक उभरी। उसने दांत पीसे और बोला, मेरे पापा आखिरकार साधना से बाहर आ रहे हैं। शिवम, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। खट, तभी मकान का दरवाजा धीरे धीरे खुला। दरवाजे की आवाज सुनते ही सभी ने उत्सुकता से दरवाजे की ओर देखा। उन्होंने देखा कि एक लंबा चौड़ा बूढ़ा आदमी, जिसके लंबे दाढ़ी थी, मकान से बाहर निकला। भले ही उसके बाल सफेद थे, लेकिन वो बिल्कुल बूढ़ा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं थी। उसका जोश और रवैया उसे अपने चरम पर मध्यम आयु का पुरुष दिखा रहा था। उसकी आंतरिक ऊर्जा बेहद स्थिर थी। एक नजर में ऐसा लगता था जैसे वो अपनी जवानी में लौट आया हो। ये अरोड़ा परिवार का मुखिया दीपांकर था। मुखिया के साधना से बाहर आने का स्वागत, मिस्टर करुण ने सबसे पहले चिल्लाया। इसके बाद पूरा अरोड़ा परिवार जोर जोर से एक साथ चिल्लाया। दीपांकर ने भीड़ पर नजर डाली, फिर तेजी से मिस्टर करुण के सामने आया।
मिस्टर करुण, मैं कितने समय से साधना में था? दीपांकर ने उदासीनता से पूछा। मिस्टर करुण ने जल्दी से जवाब दिया, पूरा 3 साल। 3 साल, दीपांकर ने धीरे से बुदबुदाया, सोचा नहीं था कि इतना समय हो जाएगा। मिस्टर करुण ने टटोलते हुए पूछा, सर, क्या तुम उस पौराणिक स्तर पर पहुंच गए? दीपांकर ने हाथ पीछे बांधे और उदासीनता से बोला, 3 साल की तपस्या और 3 साल के ब्रेकथ्रू के बाद मैं आखिरकार इन स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर के स्तर पर पहुंच गया। मिस्टर करुण तुरंत खुश हो गया और जल्दी से बोला, बधाई हो सर, आज से तुम पुणे और दुनिया के शीर्ष पर चढ़ जाओगे। मिस्टर करुण की चापलूसी सुनकर दीपांकर के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। दीपांकर का रवैया बेहद ऊंचा लग रहा था, जैसे वो कोई अमर हो। भले ही लोग दीपांकर के सामने उसकी आंतरिक ऊर्जा को महसूस नहीं कर पा रहे थे, फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऊंचे पहाड़ का सामना कर रहे हों। मेरी अनुपस्थिति में अरोड़ा परिवार का क्या हाल रहा? आखिरकार दीपांकर ने सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा। मिस्टर करुण कुछ बोल नहीं पाया, उसका मुंह खुला रह गया। बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तभी उमेश दौड़ता हुआ आया। पापा, तुम्हारी अनुपस्थिति में कोई भी अरोड़ा परिवार को गंभीरता से नहीं ले रहा था, उमेश ने गुस्से से कहा। ये सुनते ही दीपांकर के शरीर से एक खतरनाक हत्या की भावना फूटी। सबको तुरंत अपने शरीर में ठंडक महसूस हुई और उनके शरीर कांपने लगे। दीपांकर ने उमेश को ठंडी नजरों से देखा। उसकी ठंडक इतनी तेज थी कि उमेश उसकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। ईशांत कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं है? दीपांकर ने अचानक पूछा। उमेश की तुलना में दीपांकर को ईशांत ज्यादा पसंद था, क्योंकि हर मामले में ईशांत उमेश से कहीं बेहतर था। उमेश एक निकम्मा और अय्याश बेटा था। मिस्टर करुण ने आह भरी और बोला, सर, बड़ा बेटा वो। यहाँ तक कहकर मिस्टर करुण रुक गया। दीपांकर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ईशांत को क्या हुआ? मेरा भाई पिटकर कोमा में चला गया और अभी भी अस्पताल में पड़ा है, उमेश ने कुछ नाराजगी के साथ कहा। उमेश के ये शब्द सुनते ही दीपांकर के शरीर से एक भयानक ऊर्जा फूटी। इस ऊर्जा के फटते ही सबको अपनी पीठ पर एक भारी दबाव महसूस हुआ और वे अनायास ही घुटनों पर बैठ गए। दीपांकर के शरीर से निकलने वाली भयानक हत्या की भावना को महसूस करके मिस्टर करुण का चेहरा बेहद फीका पड़ गया। क्या माजरा है? दीपांकर ने मिस्टर करुण को ठंडी नजरों से देखा। मिस्टर करुण ने दांत पीसे और अपने चेहरे पर थप्पड़ मारा। आत्मनिंदा भरे चेहरे के साथ उसने कहा, ये सब मेरी गलती है कि मैंने बड़े बेटे की अच्छे से देखभाल नहीं की। फिर मिस्टर करुण ने दीपांकर को सारी सच्चाई बता दी। दीपांकर ने सुनकर उसका चेहरा बेहद ठंडा हो गया। पापा, ये सब शिवम की गलती है, वो अरोड़ा परिवार को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता, उमेश ने गुस्से से कहा। शिवम की वजह से बहुत से लोग अब अरोड़ा परिवार से डरते नहीं हैं। दीपांकर ने उमेश को ठंडी नजरों से देखा, फिर उसने अपनी हथेली उठाई और एक भयानक ऊर्जा ने उमेश को उड़ा दिया। निकम्मा, एक गोली के लिए तुमने अरोड़ा परिवार को ऐसी मुश्किल में डाल दिया। तुम जैसे बेकार की क्या जरूरत? दीपांकर ने ठंडे लहजे में डांटा। उमेश ने खून उगला। वो जल्दी से जमीन से उठा और डरते हुए बोला, पापा, मैं गलत था। दीपांकर ने बार बार ठंडी हंसी हंसी। उसने ठंडे लहजे में कहा, मुझे ईशांत के वार्ड में ले चलो। हाँ मालिक, मिस्टर करुण ने झुककर कहा। वार्ड में ईशांत बिस्तर पर बिना हिले डुले पड़ा था। भले ही वो सांस ले रहा था, लेकिन वो किसी मृत व्यक्ति से अलग नहीं दिख रहा था। अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर दीपांकर का गुस्सा और भड़क गया। उस घटना के बाद से मैं हमेशा सावधान रहा कि कहीं कोई ऐसा शख्स नाराज न हो जाए जिससे पंगा नहीं लेना चाहिए। दीपांकर ने धीरे से बुदबुदाया, जैसे वो पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हो। अब पुणे के लोग मुझे, दीपांकर को, भूल गए हैं। दीपांकर के शब्दों में तेज हत्या की भावना थी। मुंबई के लोग मुझे परेशान करें तो ठीक, लेकिन पुणे के लोग मुझे गंभीरता से न लें, ये हिम्मत कैसे हुई? उसके दहाड़ने के साथ पूरा कमरा जैसे कांप उठा। मिस्टर करुण चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा। पहले के समय में दीपांकर बहुत हाई प्रोफाइल था। उसने पुणे के सबसे बड़े मालिक को भी गंभीरता से नहीं लिया था। 3 साल पहले तक जब दीपांकर ने मुंबई के एक अमीर लड़के को नाराज कर दिया था और लगभग पूरा अरोड़ा परिवार तबाह हो गया था, तब से उसने खुद को संयमित करना शुरू किया था। इसने दूसरे परिवारों को धीरे धीरे विकसित होने का मौका दिया, लेकिन दीपांकर ने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा पिटकर कोमा में चला जाएगा। लगता है अब समय आ गया है कि इन लोगों को बताएं कि मैं, दीपांकर, वापस आ गया हूं, दीपांकर ने ठंडे लहजे में कहा। दीपांकर के साधना से बाहर आने की खबर जल्दी ही पूरे पुणे में फैल गई। लगभग सभी कुलीन परिवारों को इस खबर की जानकारी थी। इस खबर से बहुत से लोग घबरा गए। जिनका अरोड़ा परिवार से कोई झगड़ा था, वे पुणे से भाग गए और कुछ लोग चुपके से तमाशा देख रहे थे। दीपांकर साधना से बाहर आ गया है। सुना है वो ग्रैंड मास्टर रियल में पहुंच गया है। तस्क तस्क, इस बार शिवम की खैर नहीं। मुझे तो कहना है शिवम ने भागने का सही समय चुना।
इसके बाद पुणे के शीर्ष परिवार उपहार लेकर अरोड़ा परिवार के पास दीपांकर को बधाई देने गए। पुणे में अरोड़ा परिवार के अलावा कुछ और मार्शल आर्ट्स परिवार भी थे। भले ही वे अरोड़ा परिवार जितने अच्छे न हो, लेकिन पुणे में वे भी शीर्ष स्तर के थे। पहले अगर ये परिवार एकजुट हो जाते तो अरोड़ा परिवार से मुकाबला कर सकते थे। अब जब दीपांकर ग्रैंड मास्टर रियल में पहुंच गया था, उनकी सारी उम्मीद खत्म हो गई थी। सब उसके सामने झुकने को तैयार थे। मिस्टर दीपांकर को ग्रैंड मास्टर रियल में पहुंचने की बधाई। पुणे के शाह परिवार के मुखिया ने सम्मान भरे चेहरे के साथ झुककर कहा, पुणे में मिस्टर दीपांकर का होना हमारा सौभाग्य है। ली परिवार पूरा परिवार लेकर सम्मान देने आया। मिस्टर दीपांकर हमारी पीढ़ी के रोल मॉडल हैं। हम अरोड़ा परिवार के लिए खड़े होने को तैयार हैं। उन परिवारों को देखकर जो चुपके से उसके खिलाफ थे लेकिन अब उसके सामने झुक रहे थे, दीपांकर के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। इन 3 सालों की साधना के दौरान मेरे लिए देखभाल करने के लिए आप सभी का धन्यवाद, दीपांकर ने हल्के स्वर में कहा। अब जब मैं ग्रैंड मास्टर रियल में पहुंच गया हूं, मैं आज दुनिया को माफ करता हूं। पिछले सभी झगड़े आज से खत्म। दीपांकर के शब्द सुनकर सभी ने चुपके से राहत की सांस ली। मिस्टर दीपांकर वाकई पुणे के नंबर 1 शख्स हैं। हम सबसे ज्यादा क्षमाशील। सभी ने एक साथ तालियां बजाईं। तभी दीपांकर ने बात का रुख बदला। उसने ठंडी नजरों से सबको देखा और ठंडे लहजे में बोला, पिछले सभी झगड़ों को मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन जिसने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई उसे मरना होगा। ये कहते ही सभी के शरीर अचानक कांप उठे। दीपांकर की हत्या की भावना से सभी डर गए। हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं, किसी ने जल्दी से चिल्लाया। फिर बाकी लोग भी एक साथ चिल्लाए। इस दिन पुणे के सभी परिवार जैसे एकजुट हो गए। मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में अंकल दास का चेहरा कुछ उदास था। दीपांकर साधना से बाहर आ गया। अंकल दास ने गहरे स्वर में कहा। ऑफिसर मंटू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अच्छा हुआ कि शिवम समय पर भाग गया, वरना मुश्किल हो जाती। अंकल दास ने हल्के से सिर हिलाया और बोला, हाँ, अगर वो थोड़ा और रुक जाता तो शायद भाग नहीं पाता। सुना है दीपांकर ने खबर फैला दी है कि अगर उसे शिवम नहीं मिला तो वो उसके आसपास के लोगों पर हमला करेगा, ऑफिसर मंटू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। अंकल दास चुप रहा। उसके पास इस बारे में कोई अच्छा आइडिया नहीं था। ... नाग परिवार। नमन थोड़ा चिंतित था। दीपांकर के साधना से बाहर आने की खबर पूरे पुणे में फैल चुकी थी। दीपांकर लगातार बदले की बात कर रहा था। ये नमन के लिए अच्छी खबर नहीं थी। हमने शिवम से पहले ही दूरी बना ली है। मुझे यकीन है कि दीपांकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नमन ने खुद को तसल्ली दी। तभी बाहर से एक छाया तेजी से गुजरी। पहले से ही घबराए हुए नमन का शरीर अचानक तंग गया। कौन है? नमन जल्दी से दरवाजे की ओर दौड़ा और चिल्लाया, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। नमन ने अपने माथे का पसीना पोंछा और भौहें सिकोड़ते हुए बोला, क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? लगता है मैं कुछ ज्यादा ही टेंशन में हूं। लेकिन जैसे ही नमन पलटा, उसने देखा कि दीपांकर सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। नमन का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने गहरी सांस ली और अपने डर को दबाते हुए विनम्रता से बोला, मिस्टर दीपांकर, आप यहाँ कैसे? दीपांकर ने नमन की ओर देखा और उदासीनता से बोला, मैं नहीं आ सकता। नमन ने जल्दी से सिर हिलाया और बोला, मेरा वो मतलब नहीं था। आप मेरे घर आए, ये मेरे घर का सम्मान है। दीपांकर ने चाय का एक घूंट लिया। उसने नमन को देखा और उदासीनता से बोला, सुना है तुम्हारा शिवम से अच्छा रिश्ता है। वही हुआ जिसका डर था। नमन का शरीर ढीला पड़ गया और वो लगभग जमीन पर गिर गया। मिस्टर दीपांकर, ये सब अफवाहें हैं। हम नाथ परिवार का शिवम से कोई लेना देना नहीं। नमन ने जल्दी से कहा। क्या? सुना है तुम्हारा बेटा शिवम का अच्छा दोस्त है, दीपांकर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नमन का चेहरा बेहद फीका पड़ गया। उसने उत्सुकता से कहा, मिस्टर दीपांकर, ये सब अफवाहें हैं। जरूर कोई शरारती हमें फंसाना चाहता है। अफवाहें? दीपांकर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने अचानक अपनी हथेली उठाई और एक बड़ा हाथ हवा में प्रकट हुआ और सीधे नमन की गर्दन पकड़ लिया। अपने बेटे को सौंप दो, दीपांकर ने उदासीनता से कहा। नमन को बहुत दर्द हो रहा था। उसने मुश्किल से कहा, मिस्टर दीपांकर, इसका मेरे बेटे से कोई लेना देना नहीं। हो, दीपांकर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या तुम सोचते हो कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा? नमन का चेहरा तुरंत बैंगनी पड़ गया, जैसे अगले पल उसका दम घुटने वाला हो। मेरे पापा को छोड़ दो। तभी जॉर्डी अचानक बाहर निकला। उसने दीपांकर को घूरा और दांत पीसते हुए बोला, अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो मुझ पर आओ। इसका मेरे पापा से कोई लेना देना नहीं। दीपांकर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और ठंडी हंसी हंसी। तुम जॉर्डी हो? शिवम कहाँ है? मुझे नहीं पता। जॉर्डी ने गहरी सांस ली। नहीं पता? दीपांकर ने भौहें उठाई। उसने अपने हाथ की ताकत बढ़ाई। मेरे पापा को छोड़ दो। जॉर्डी अचानक गुस्से में आ गया। उसने अपनी आंतरिक ताकत को सक्रिय किया और दीपांकर की ओर दौड़ा।
क्या मस्खरा है, दीपांकर ने ठंडी हंसी हंसी। उसने अपनी उंगली हल्के से उठाई और एक रोशनी ने जॉर्डी को उड़ा दिया। बेटा, नमन पागलों की तरह दौड़ा। उसने जॉर्डी को कसकर गले लगाया, आंसुओं से उसका चेहरा भीग गया। चिंता मत करो, वो मरेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा कोमा में चला जाएगा, दीपांकर ने हल्के स्वर में कहा। नमन का चेहरा तुरंत राख की तरह हो गया, लेकिन न केवल उसने गुस्सा होने की हिम्मत नहीं की, बल्कि वो आधा घुटनों पर बैठ गया और दर्द भरे स्वर में बोला, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर दीपांकर कि आपने मेरे बेटे की जान नहीं ली। दीपांकर ने ठंडी हंसी हंसी, उसका शरीर चमका और वो बड़े कदमों के साथ चला गया। इसके बाद शिवम से जुड़े हर शख्स को दबाया गया। डेविड ने तो अपनी नौकरी भी खो दी। मालिक, अभी तक शिवम की कोई खबर नहीं है। वो विदेश भाग गया और हमें उसे ढूंढने का कोई तरीका नहीं मिल रहा, अंकल करुण ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। दीपांकर ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, मेरे साथ जयपुर चलो। जब तक वो सामने नहीं आएगा, मैं एक एक आदमी को मारूंगा। मैं देखता हूं वो कब तक छिप सकता है। हाँ मालिक, अंकल करुण ने जल्दी से सिर हिलाया। ... इस समय शिवम ने 31 कच्ची गोलियां बना ली थीं। हफ आखिरकार हो गया। शिवम ने अपने माथे का पसीना पोंछा, थोड़ा थका हुआ दिख रहा था। फिर शिवम ने मेरोपिल और इम्पल्स प्रोटेक्शन पिल उर्वशी को सौंप दी। पहले इम्पल्स प्रोटेक्शन पिल लो, मेरोपिल दिन में एक बार लेना, 1 महीने बाद मेरे पास और दवा के लिए आना, शिवम ने कहा। उर्वशी ने मेरोपिल को देखा और उत्सुकता से पूछा, क्या ये सचमुच मेरे पापा को ठीक कर सकती है? शिवम ने आंखें घुमाई और बोला, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो फेंक दो। नहीं नहीं, मैंने इसके लिए 300 मिलियन खर्च किए, उर्वशी ने थोड़ा दुखी होकर कहा। पीटर और रिक ने मेरोपिल को लिया और उसे ध्यान से देखने लगे। दोनों ने मेरोपिल को पकड़कर बारीकी से देखा, उनकी आंखों में उत्सुकता थी। ये छोटी सी गोली एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या हल कर सकती है, ये वाकई अविश्वसनीय है, पीटर ने धीरे से बुदबुदाया। उसके शब्दों में शक भरा था, लेकिन शिवम को इसकी परवाह नहीं थी। अगर उसने खुद ये सब अनुभव नहीं किया होता तो शायद शिवम को भी यकीन नहीं होता। फिर शिवम ने इम्पल्स प्रोटेक्शन पिल ली और अंकुर के पास गया। उसने अपनी हथेली अंकुर के सीने पर रखी। थोड़ी देर बाद अंकुर का मुंह हल्का सा खुल गया। शिवम ने जल्दी से इम्पल्स प्रोटेक्शन पिल को अंकुर के मुंह में डाला और अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके पिल को उसके शरीर में पहुंचाया। हो गया। ये सब करने के बाद शिवम ने उर्वशी की ओर देखा। मैंने अपना काम कर दिया, बाकी तुम्हारे ऊपर है, शिवम ने कहा। उर्वशी ने सिर हिलाया और बोली, चलो, मैंने किसी को डिनर पार्टी के लिए तैयार करने को कहा है, खाते हुए बात करेंगे। मुझे तुम्हारा न्योता ठुकराना होगा, शिवम ने सिर हिलाया। मुझे तुरंत वापस जाना है, उर्वशी ने हैरानी से कहा। इतनी जल्दी क्यों? मैं सोच रही थी तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊं, खूब मस्ती करेंगे, शिवम ने बुदबुदाया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है। यह एहसास इतना तेज था कि शिवम को सतर्क रहना पड़ा। उर्वशी ने देखा कि शिवम जाने के लिए दृढ़ है, तो उसने उसे और रोकने की कोशिश नहीं की। शिवम विला से बाहर निकला, कुछ लोग उसके पीछे पीछे आए। फिर शिवम ने अपना फोन वापस लिया। जैसे ही उसने फोन ऑन किया, कई मैसेजेस आए। कुछ मैसेज डेविड, अंकल दास और जॉर्डी के थे। शिवम, दीपांकर साधना से बाहर आ गया है, वो ग्रैंडमास्टर रियल में पहुंच गया है, याद रखना, वापस मत आना, अंकल दास ने मैसेज में लिखा था। शिवम, क्या तुम सचमुच भाग गए? अब पूरे पुणे में यही बात हो रही है। तुमसे जुड़े हर शख्स को अरोड़ा परिवार ने दबा दिया है। जॉर्डी को भी गंभीर चोट लगी है, डेविड ने मैसेज में लिखा। मैसेज का कंटेंट देखकर शिवम का चेहरा तुरंत लाल हो गया। दीपांकर ऐसे समय में साधना से बाहर आ गया, शिवम ने धीरे से बुदबुदाया। उसने जल्दी से उर्वशी की ओर देखा और बोला, मुझे तुरंत वापस जाना है। तुम्हारे परिवार के पास प्राइवेट प्लेन है? उर्वशी ने आंखें घुमाई और बोली, प्राइवेट प्लेन? क्या तुम सोचते हो मेरा परिवार देश का सबसे अमीर है? शिवम को उसके साथ मजाक करने का मूड नहीं था। उसने जल्दी से कहा, तो मेरे लिए तुरंत टिकट बुक करो, जितनी जल्दी हो सके। क्या हुआ? रिक ने हैरानी से पूछा। शिवम ने हाथ हिलाया और कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो उर्वशी की गाड़ी में बैठा और हवाई अड्डे की ओर बढ़ा। रास्ते में शिवम ने अंकल दास को कॉल किया। कॉल जल्दी ही उठ गया। अंकल दास ने उत्सुकता से कहा, शिवम, तुम पिछले कुछ दिनों से कहाँ थे? तुमसे संपर्क क्यों नहीं हो पाया? शिवम ने गहरे स्वर में कहा, मैं कुछ काम से बाहर गया था। पुणे में अब क्या हाल है? अंकल दास थोड़ा चुप रहा, फिर आह भरी और बोला, संक्षेप में, तुम अभी वापस मत आना। मैं कोशिश करूंगा इसे डील करने की। नहीं, शिवम थोड़ा गुस्से में था। अंकल दास, मुझे उम्मीद है तुम मुझे सच बताओगे। शिवम का लहजा ठंडा था। शिवम की आवाज सुनकर अंकल दास ने आह भरी और बोला, दीपांकर तुम्हें ढूंढ रहा है। तुमसे जुड़े हर शख्स को अलग अलग हद तक दबाया गया है। जॉर्डी को पिटकर कोमा में डाल दिया गया। डेविड को उनकी नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया।
अब दीपांकर जयपुर चला गया है। शिवम का चेहरा तुरंत बेहद फीका पड़ गया। गुस्सा तुरंत उसके सीने में भर गया। शिवम, संक्षेप में अभी वापस मत आना, अंकल दास ने गहरे स्वर में कहा। शिवम ने दांत पीसे। उसने अपने गुस्से को दबाया और बोला, अंकल दास, मेरे लिए एक काम करो। बताओ। अंकल दास ने सहमति दी। जाकर दीपांकर को बता दो कि मैं खुद जिम्मेदारी लूंगा। इसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं। ज्यादा से ज्यादा एक दिन में मैं जयपुर वापस पहुंच जाऊंगा, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। दूसरी तरफ अंकल दास डर से कांप उठे। उन्होंने जल्दी से कहा, तुम पागल हो गए हो। दीपांकर अब एक असली ग्रैंड मास्टर है। अगर तुम वापस आए तो तुम्हारी मौत पक्की है। अगर मैं मर भी जाऊं तो दूसरों को मेरी वजह से मरने नहीं दूंगा। शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। वैसे भी दीपांकर इतना बड़ा नहीं है, वो मुझे मार नहीं पाएगा। अंकल दास ने शिवम को मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंकल दास को मजबूरी में सहमत होना पड़ा। फोन काटने के बाद शिवम ने उर्वशी की ओर देखा और बोला, प्लीज गाड़ी और तेज करो। ... जयपुर। दीपांकर के आने की खबर तुरंत पूरे शहर में फैल गई। उच्च अधिकारियों ने तुरंत शिवम की फैक्ट्री बंद कर दी ताकि हालात शांत हो सकें। शिवम से जुड़े लोग इस समय डर के मारे परेशान थे। भाई रघुनाथ, सुना है दीपांकर बहुत क्रूर और चालाक है, क्या हमें छिप जाना चाहिए? रघुनाथ के ऑफिस में उसका एक माथा गहरे स्वर में बोला। रघुनाथ का चेहरा बेहद फीका था। वो डरेगा कैसे नहीं? अगर जयपुर में लोगों से पूछा जाए कि शिवम का सबसे करीबी कौन है तो सबका जवाब होगा रघुनाथ। बहुत मुमकिन था कि दीपांकर उसे मारकर दूसरों को धमकाए। नहीं, बार बार सोचने के बाद रघुनाथ ने सिर हिलाया। अगर मैं भाग गया तो शायद बाकी लोग मुसीबत में पड़ जाएं। रघुनाथ का माथा बुदबुदाया। भाई रघुनाथ, शिवम तो पहले ही भाग गया, फिर हम यहाँ क्यों रुकें? सच कहें तो शिवम एक स्वार्थी काया है। रघुनाथ ने उसे घूरा और डांटा, बकवास मत करो। मुझे यकीन है मिस्टर शिवम ऐसा इंसान नहीं है। हालांकि ऐसा कह रहा था, रघुनाथ के मन में थोड़ा डर था। पिछले कुछ दिनों में उसे पुणे से बहुत सी खबरें मिली थीं। यहाँ तक कि जो लोग शिवम के ज्यादा करीब नहीं थे उन्हें भी गंभीर चोटें आई थीं। फिर भी शिवम कभी सामने नहीं आया। भले ही रघुनाथ पूरे दिल से शिवम पर यकीन करना चाहता था, लेकिन तथ्य उसे थोड़ा चिंतित कर रहे थे। मौके और जोखिम साथ साथ चलते हैं, ये पुरानी कहावत है जिस पर हमें यकीन करना चाहिए। रघुनाथ ने दांत पीसे। अगर मैं इस बार मिस्टर शिवम के लिए खड़ा हो सका तो शायद मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा मौका मिल जाए। रघुनाथ खड़ा हुआ और उसने मन बना लिया। उसके लिए सामाजिक सीढ़ी पर और ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल था। ये शायद उसकी सबसे ऊंची स्थिति थी। लेकिन किसके मन में महत्वाकांक्षा नहीं होती? कौन नहीं चाहता कि वो पूरे देश में बड़ा नाम बन जाए? ... गोयल परिवार। पंकज और सुमन घर पर बैठकर टीवी देख रहे थे। दो सामान्य नागरिकों के रूप में उन्हें दीपांकर के बारे में कुछ नहीं पता था। वे शुरुआती शरद ऋतु में तरबूज खा रहे थे और टीवी पर सास बहू का ड्रामा देख रहे थे। तभी एक रोल्स रॉयस गुस्ट उनके दरवाजे पर रुकी। जैसे ही गाड़ी रुकी, उन्होंने देखा कि दीपांकर और अंकल करुण गाड़ी से उतरे। मालिक, ये शिवम का मूल परिवार है, अंकल करुण ने कहा। दीपांकर ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, चूंकि ये उसका मूल परिवार है तो ये शिवम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इनसे शुरू करते हैं। हाँ, अंकल करुण ने हल्के से सिर हिलाया। दीपांकर और अंकल करुण ने गेट खोला और अंदर घुस गए। जैसे ही वे अंदर आए, सुमन ने दीपांकर को घूरा। तुम लोग कौन हो? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? सुमन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। दीपांकर ने उनकी ओर देखा और उदासीनता से बोला, क्या ये शिवम का घर है? शिवम का नाम सुनते ही सुमन इतनी गुस्से में आ गई कि वो बोल नहीं पाए। तुम शिवम के दोस्त हो, है ना? सुनो, यहाँ से निकल जाओ, सुमन ने गुस्से में चिल्लाया। सुमन के शब्द सुनकर अंकल करुण का चेहरा ठंडा पड़ गया। क्या तुम जानती हो ये कौन है? अपनी हद में रहो, अंकल करुण ने चिल्लाया। सुमन ने ठंडी हंसी हंसी, मुझे नहीं पता तुम लोग कौन हो। शिवम का दोस्त कोई अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। तुम लोग निकलोगे या नहीं, वरना मैं बदतमीजी करूंगी। ये कहकर सुमन ने झाड़ू उठाई और दीपांकर की ओर मारने लगी। एक मामूली चींटी मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत करती है? तुम मौत को बुला रही हो। दीपांकर ने अपना हाथ हिलाया और सुमन उड़ गई। पंकज का चेहरा तुरंत बदल गया। वो पागलों की तरह दौड़ा और दर्द में चिल्लाया, सुमन। लेकिन सुमन की सांसें रुक चुकी थीं और उसके जीवन के सारे लक्षण गायब हो गए थे। दीपांकर ने पंकज को ठंडी नजरों से देखा, जैसे वो उसका अगला कदम देख रहा हो। लेकिन उसे कभी नहीं लगा था कि पंकज न केवल बदला लेने की सोचेगा, बल्कि वो घुटनों पर बैठ गया। प्लीज मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ ऐसा करके गलती की। प्लीज मेरी जान बख्श दो। पंकज का पूरा शरीर कांप रहा था और वो डरते हुए बोला। दीपांकर और अंकल करुण ने एक दूसरे की ओर देखा और ठंडी हंसी हंसे। कैसा काय? कोई आश्चर्य नहीं कि शिवम काय की तरह भाग गया।
लगता है कायरपन तुम्हारे परिवार में खून में है। दीपांकर ने ठंडी हंसी हंसी। बता, शिवम कहाँ है? अंकल करुण ने पूछा। पंकज ने जल्दी से सिर हिलाया और बोला, मुझे नहीं पता। हमारा शिवम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे पता है वो आमतौर पर कहाँ रहता है। बता, अंकल करुण ने ठंडे लहजे में कहा। ड्रैगन पैराडाइज विला में, पंकज ने जल्दी से कहा। दीपांकर और अंकल करुण ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर पलटकर चले गए। पंकज जमीन पर बैठा और सुमन की लाश को देखा। उसके चेहरे पर दर्द की एक लकीर उभरी। ये सब शिवम की गलती है। शिवम, तुमने मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। पंकज ने दांत पीसते हुए सिर उठाकर दहाड़ा। ... दीपांकर और अंकल करुण शिवम के घर पहुंचे। यहाँ कोई नहीं था, लेकिन माहौल काफी सुंदर था। दीपांकर ने हिंसक रूप से दरवाजा तोड़ा और विला में घुस गया। करुण, खबर फैलाओ, मैं दीपांकर जयपुर के सभी प्रभावशाली लोगों को बातचीत के लिए आमंत्रित करता हूं, दीपांकर ने उदासीनता से कहा। अंकल करुण ने जल्दी से सिर हिलाया और बोला, समझ गया। उस दिन जयपुर के सभी मशहूर लोग आमंत्रित किए गए। शिवम के प्रतिनिधि के रूप में रघुनाथ को स्वाभाविक रूप से सबसे पहले बुलाया गया। अपने सामने रखे निमंत्रण पत्र को देखकर रघुनाथ का चेहरा बेहद फीका था। भाई रघुनाथ, तुम वहां नहीं जा सकते। ये निश्चित रूप से एक जाल है। रघुनाथ का माथा चिल्लाया। हाँ, अगर तुम वहां गए तो दीपांकर तुम्हें जरूर निपटा देगा। रघुनाथ को भी कुछ डर था। आखिरकार दीपांकर पुणे का एक बड़ा शख्स था। जब वो मशहूर हुआ तब रघुनाथ सिर्फ एक छोटा मोटा गुंडा था। रघुनाथ ने निमंत्रण पत्र को हाथ में पकड़ा। उसने दांत पीसे, खड़ा हुआ और बोला, जयपुर में किसी को तो दीपांकर का सामना करना होगा, वरना पता नहीं वो क्या करेगा। इस पल में रघुनाथ काफी जिम्मेदारी भरा लग रहा था। वैसे भी रघुनाथ को डर था कि ये मामला उसके परिवार पर बुरा असर डालेगा। तुम में से कौन मेरे साथ जाने को तैयार है? रघुनाथ की नजर भीड़ पर घूमी। उसके माथा चुप रहे, कोई नहीं बोला। रघुनाथ ने सिर हिलाया और कड़वी हंसी हंसी। ठीक है, मैं अकेले जाऊंगा। भाई रघुनाथ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी लांस ने एक कदम आगे बढ़ाया। रघुनाथ ने मुंह खोला। उसने लांस के कंधे पर थपथपाया और बोला, तुम सच्चा दोस्त हो। अगर मैं जिंदा निकल आया तो तुम्हें प्रमोशन दूंगा। शाम को जयपुर के सभी मशहूर लोग ड्रैगन पैराडाइज विला में इकट्ठा हुए। सब डरे और बेचैन थे। वे एक साथ चल रहे थे और डरते हुए चर्चा कर रहे थे। ये सब शिवम की गलती है। ये बेकार खुद तो भाग गया और हमें फंसा गया। हाँ, मैं तो पहले से जानता था कि वो अच्छा इंसान नहीं है। शिवम बस एक काया है। उसके पास दीपांकर का सामना करने की हिम्मत नहीं। वो पूरी तरह बेकार है। अगर कोई फिर से बकवास बोला तो मैं उसका मुंह फाड़ दूंगा। तभी एक आवाज आई। पलट कर देखा तो रघुनाथ और लांस आ रहे थे। रघुनाथ के सामने सभी को अभी भी कुछ डर था। पल भर के लिए सभी चुप हो गए। रघुनाथ ने सब पर नजर डाली और ठंडे लहजे में बोला, तुम सबने सोल नरिशमेंट पिल से खूब पैसा कमाया है ना? जब पैसा कमा रहे थे तब कुछ क्यों नहीं बोले? अगर तुम सिर्फ बकवास कर सकते हो तो चुप रहो। हालांकि रघुनाथ की बातों पर सब चुप हो गए, लेकिन उनके मन में उन्होंने रघुनाथ को जितना हो सका गाली दी। रघुनाथ ने हल्की हंसी हंसी और लांस के साथ विला में चला गया। रघुनाथ के जाने के बाद ये लोग गालियां देने लगे। खुद को समझता क्या है? बस एक मातहत है। रघुनाथ शिवम का नंबर 1 चमचा है। देखते हैं कब तक अकड़ता है। विला में दीपांकर ऊंचे स्थान पर खड़ा था और सबको ऊपर से देख रहा था। दीपांकर के लिए सामने खड़े ये तथाकथित महत्वपूर्ण लोग बस चींटियां थे। वे देखने लायक भी नहीं थे। हॉल में बहुत सन्नाटा था। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तुम सबका शिवम से क्या रिश्ता है? तभी अंकल करुण ने मुंह खोला। ये सुनकर सभी ने जल्दी से कहा, मिस्टर अरोड़ा, हमारा शिवम से कोई लेना देना नहीं। हाँ, हमें वो बहुत पहले से नापसंद था। मिस्टर अरोड़ा, प्लीज इस बेकार को हमारे लिए खत्म कर दो। सब जोर जोर से चिल्लाने लगे। शिवम को ऐसा नीचा दिखा रहे थे जैसे वो कोई बेकार चूहा हो। दीपांकर को ये फीलिंग बहुत पसंद थी। उसे भगवान की तरह तारीफ सुनना अच्छा लगता था और उसे सभी को नीचा देखना पसंद था। चतुर आदमी को पता होता है कि कब जहाज छोड़ना है। जब तक तुम सब शिवम से दूरी बना लोगे, हम अरोड़ा परिवार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, अंकल करुण ने उदासीनता से कहा। चिंता मत करो, शिवम बस एक हारा हुआ है। उसे कौन पसंद करेगा? बिल्कुल, शिवम में तुम जैसे शख्स के बराबर आने की औकात कहाँ। हम मिस्टर अरोड़ा के साथ चलने को तैयार हैं। मेरे साथ? दीपांकर ने भौहें उठाई। उसने ठंडी हंसी हंसी। क्या तुम लोग सोचते हो कि तुम मेरे जैसे लीडर के लायक हो? ये कहते ही माहौल बेहद अजीब हो गया। मेरी नजरों में तुम बस सरीसृप हो। मैं अच्छे मूड में हूँ, इसलिए तुम्हें कुचलने की जरूरत नहीं समझता, दीपांकर ने ठंडे लहजे में कहा। जयपुर के मशहूर लोग तुरंत शर्मिंदगी महसूस करने लगे। मिस्टर अरोड़ा सही कह रहे हैं, किसी ने चिल्लाया।
हम बस चींटियां हैं। मिस्टर अरोड़ा से मिलना हमारा सौभाग्य है। सबके रवैये को देखकर रघुनाथ मन ही मन गालियां देने लगा। रघुनाथ कौन है? तभी अंकल करुण ने अचानक चारों ओर देखा। सबने एक साथ रघुनाथ की ओर देखा। रघुनाथ का चेहरा हल्का सा बदल गया। उसने हिम्मत जुटाई, खड़ा हुआ और बोला, मां मिस्टर अरोड़ा, मैं रघुनाथ हूँ। सुना है तुम्हारा शिवम से अच्छा रिश्ता है। दीपांकर ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। रघुनाथ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे पल भर के लिए नहीं पता था कि क्या कहना है। हाँ मिस्टर अरोड़ा, रघुनाथ शिवम का वफादार चमचा है। हाँ, अभी बाहर वो बकवास कर रहा था, कह रहा था कि जब शिवम वापस आएगा तो वो तुम्हें कुत्ते की तरह मार देगा। मिस्टर अरोड़ा, उसे मत छोड़ना। रघुनाथ का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। वह आसपास के लोगों को गुस्से भरी नजरों से घूरने लगा। क्या देख रहे हो तुम लोग? ऐसा नहीं है क्या? तुम ही तो फैक्ट्री मैनेज करते हो। हाँ, और मिस्टर ललन भी हैं। दीपांकर ने रघुनाथ को ठंडी नजरों से देखा और बेरुखी से बोला, मैं अभी अभी जयपुर आया हूँ और मुझे सचमुच किसी को अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है। तुम इसके लिए अच्छा टारगेट हो। रघुनाथ ने गहरी सांस ली। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मिस्टर अरोड़ा, मुझे यकीन है कि मिस्टर शिवम जरूर वापस आएंगे। वो धड़ाम। रघुनाथ अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि दीपांकर के थप्पड़ से वह उड़ता हुआ दूर जा गिरा। एक आवारा कुत्ता मुझे कैसे संबोधित करने की हिम्मत करता है? दीपांकर ने ठंडे लहजे में कहा। हालांकि उसने ज्यादा ताकत नहीं लगाई थी, लेकिन रघुनाथ तो आखिरकार एक साधारण इंसान था। उसका शरीर बुरी तरह चोटिल हो गया और उसके मुंह से खून उबलने लगा। तभी दीपांकर की नजर अचानक लांस पर पड़ी। उसने लांस को ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडे लहजे में बोला, तुम मुझे मारना चाहते हो? लांस का शरीर एकदम सख्त हो गया। उसकी खूनी नजर को दीपांकर ने देख लिया था। मैं तुम सबसे प्रभावित हूँ, दीपांकर ने तंज कसते हुए कहा। तुम बस एक चाटुकार हो और फिर भी मेरे खिलाफ कत्ल की नीयत रखने की हिम्मत करते हो। दीपांकर ने अपनी उंगली से एक झटका दिया और तुरंत एक ऊर्जा का झोंका निकला। धड़ाम, एक तेज आवाज गूंजी। लांस के घुटने तुरंत चकनाचूर हो गए और पटाख की आवाज के साथ वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। लांस को जमीन पर घुटने टेके देखकर दीपांकर की आंखों में तिरस्कार भरा भाव उभरा। मैं तुम दोनों को अपनी ताकत दिखाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। दीपांकर खड़ा हो गया। चूंकि वह अपनी ताकत दिखाना चाहता था तो जाहिर है कि वह लोगों में डर पैदा करना चाहता था। दीपांकर के हाथों से ऊर्जा निकलने लगी। यह ऊर्जा धीरे धीरे बहने लगी और अंत में इसने एक ड्रैगन के सिर का आकार ले लिया। ये तकनीक वही डिवाइन ड्रैगन फिस्ट थी जो पहले ईशांत ने इस्तेमाल की थी। मिस्टर अरोड़ा वाकई एक जीता जागता लीजेंड हैं। उनके पास ऐसी शानदार ताकत है। मिस्टर अरोड़ा एक जीनियस हैं। सब लोग उनकी तारीफ करने लगे और उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उन्होंने ऐसी तकनीक कब देखी थी? उनके लिए तो ये बस एक पौराणिक तकनीक थी। दीपांकर की आंखों में उदासीनता थी, जैसे कि उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि घास का एक तिनका हो। चिंता मत करो, मैं तुम दोनों की लाशों को कल दीवार पर लटकाऊंगा, दीपांकर ने बेरुखी से कहा। जैसे ही वह जादू शुरू करने वाला था तभी उसका फोन बज उठा। मिस्टर करुण ने फोन उठाया और देखा, फिर जल्दी से उसे दीपांकर को थमाया। मास्टर, ये शिवम का नंबर है, मिस्टर करुण ने उत्साह से कहा। सच में? दीपांकर ने भौहें उठाईं। उसने फोन लिया और तंज कसते हुए बोला, शिवम को इतनी हिम्मत कि वह मुझे फोन करे। शायद वह माफी मांगना चाहता है, मिस्टर करुण ने पास से कहा। दीपांकर ने ठंडा स्माइल दिया। माफी मांगना? अगर मैं उसे टुकड़े टुकड़े न करूं तो मैं दीपांकर नहीं। फिर दीपांकर ने फोन उठाया। शिवम, तुम बुढ़े, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। ये मामला सिर्फ मुझसे जुड़ा है, किसी और से नहीं। तुम बेहतर होगा कि किसी और पर गुस्सा न निकालो। दीपांकर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसे गुस्से भरी गालियों का सामना करना पड़ा। दीपांकर का चेहरा तुरंत बेहद खराब हो गया। शिवम, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? दीपांकर ने दांतते हुए कहा। शिवम ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे ज्यादा से ज्यादा 20 घंटे लगेंगे पुणे पहुंचने में। मेरे लिए इंतजार करो, मैं तुम्हारा सिर काट लूंगा। दीपांकर की माथे की नसें फूल गईं और एक खूनी हवा तुरंत फैल गई। वह पुणे में कई सालों से राज कर रहा था, लेकिन किसी ने कभी उससे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की थी। मैं अभी तुम्हारे घर पर हूं, दीपांकर ने ठंडे लहजे में कहा। मुझे गाली देने की हिम्मत करने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, दीपांकर ने ठंडी हंसी के साथ कहा। शिवम जरा भी घबराया नहीं, बल्कि उसने तंज कसते हुए कहा, दीपांकर, सच बताऊं, मैंने तुम्हारे बेटे के शरीर पर एक निशान छोड़ दिया है। जब चाहूं वह मर सकता है। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बेटा मरे तो बेहतर होगा कि तुम मेरे वापस आने का इंतजार करो। दीपांकर का चेहरा थोड़ा बदल गया और फिर वह जोर से हंस पड़ा। तुम मुझे डराना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगा? अगर विश्वास नहीं है तो कोशिश कर लो। ओह हाँ, मैं बताना भूल गया।
मैं एक औषधिकार हूँ, एक छोटा सा निशान मेरे लिए कुछ भी नहीं है, शिवम ने ठंडी हंसी के साथ कहा। दीपंकर का चेहरा तुरंत कुछ बदसूरत हो गया। वह ठंडे लहजे में चिल्लाया, ठीक है शिवम, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े करूंगा। 3 दिन में मैं पुनः आकर तुम्हें ढूंढूंगा। मेरे लिए इंतजार करो, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। ये कहकर शिवम ने फोन काट दिया। दूसरी तरफ दीपांकर का चेहरा राख की तरह हो गया। उसने मिस्टर करुण की ओर देखा। मिस्टर करुण ने उदास स्वर में कहा, शिवम वाकई एक औषधिकार है और उसने नीली आत्मा की आग पर महारत हासिल कर ली है। नीली आत्मा की आग? ये सुनकर दीपांकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने कभी नीले रंग की आध्यात्मिक आग नहीं देखी थी। खुद को लकी समझो। दीपांकर ने रघुनाथ और लांस की ओर देखा। फिर उसने हाथ हिलाया और बोला, चलो घर चलते हैं। दीपांकर और मिस्टर करुण ने ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से जयपुर छोड़ दिया। दूसरी तरफ शिवम जल्दी से वापस लौट रहा था। तथाकथित निशान शिवम का बस एक बहाना था। अगर ईशांत का रवैया इतना कठोर न होता तो शिवम ने उसे चोट पहुंचाने की कोई योजना नहीं बनाई थी, तो वह निशान पहले से क्यों छोड़ता। लेकिन सबकी सुरक्षा के लिए शिवम के पास कोई और रास्ता नहीं था। लिविंग रूम में रघुनाथ ने सबकी ओर देखा, दांत पीसे और बोला, तुम सबको इसका फल मिलेगा। जब मिस्टर शिवम वापस आएंगे वह तुम्हें जरूर नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तुम्हें लगता है शिवम और कितने दिन जिएगा, लेकिन ये लोग जरा भी नहीं डरे। रघुनाथ, अब सबको पता है कि शिवम ने दीपांकर को नाराज कर दिया है और तुम शिवम के आदमी हो। तुम्हें लगता है तुम और कितने दिन ऊंचा बोल सकते हो। रघुनाथ का चेहरा ठंडा था। उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह खड़ा हुआ और लांस को पीठ पर उठाकर मुश्किल से लोंगहाई माउंटेन मोहल्ले से चला गया। समय तेजी से बीत गया और 20 घंटे पलक झपकते ही गुजर गए। मिस्टर दास हवाई अड्डे पर शिवम का इंतजार पहले से ही कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने शिवम को प्लेन से उतरते देखा, वह तेजी से उनके पास दौड़े। शिवम, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। मिस्टर दास ने सिर हिलाया। शिवम ने मिस्टर दास की ओर देखा और बोला, अगर मैं वापस न आऊं तो कोई और चोटिल हो जाएगा। मिस्टर दास ने आह भरी। शिवम, मेरे पास कुछ कहने को है, लेकिन नहीं पता कि कहूं या नहीं। कौन सा कामयाब इंसान दूसरों को कुचलकर ऊपर नहीं चढ़ा? कौन सचमुच साफ सुथरा है? कुछ लोगों के लिए बलिदान होना उनकी किस्मत है। ये सुनकर शिवम का चेहरा तुरंत बेहद खराब हो गया। उसने मिस्टर दास को ठंडी नजरों से देखा और बोला, मिस्टर दास, तुम्हारी नजर में कोई भी एक औजार की तरह इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मेरी नजर में ऐसा नहीं है। हर किसी की जिंदगी का सम्मान होना चाहिए। तुम्हारी ऊंची पोजीशन में तुम्हें निचले वर्ग के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, न कि घमंडी और श्रेष्ठ महसूस करना। मुझे उम्मीद है कि हम ताकतवरों से सवाल करने का हक रखें और कमजोरों की बची खुची गरिमा और जिंदगी को न छीना जाए। मिस्टर दास, मैं ऐसी बातें फिर से नहीं सुनना चाहता। शिवम की इन कुछ बातों ने मिस्टर दास को खामोश कर दिया। उन्हें ये वाक्य कुछ जाना पहचाना सा लगा, जैसे कहीं सुना हो। मिस राठौर, मिस्टर दास को अचानक याद आया। उस समय मोनिका ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। मिस्टर दास काफी देर तक चुपचाप खड़े रहे, फिर जल्दी से पीछे पीछे चल पड़े। शिवम का पुणे वापस आना जाहिर नहीं किया गया था। वापस आते ही वह सबसे पहले नाथ परिवार के घर गया। नाथ परिवार शायद वह परिवार था जिसे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। अगर शिवम वहां न जाता तो ये शिष्टाचार के खिलाफ होता। नाथ परिवार के घर के बाहर शिवम की ऑडी 9 रुपए को ठीक कर लिया गया था और इसे दरवाजे पर रखा गया था। कार को देखकर शिवम के दिल में दर्द उठा। हालांकि वह समझता था कि जॉर्डी सिर्फ फायदे की वजह से उसका साथ दे रहा था, लेकिन उस समय उस पर विश्वास करने वाले ज्यादा लोग नहीं थे। शिवम ने गहरी सांस ली। उसने दरवाजा खोला और अंदर जाने ही वाला था कि नमन बाहर निकल आया। शिवम को देखते ही उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। शिवम, तुम हरामी, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा कोमा में चला गया। तुम्हें मेरे बेटे की जिंदगी लौटानी होगी। नमन ने शिवम के शरीर पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। शिवम नमन के मुक्कों को अपने शरीर पर पड़ने देता रहा, जरा भी नहीं हिला। शायद नमन शिवम को मारते मारते थक गया। वह जमीन पर बैठ गया और बेहद थका हुआ दिख रहा था। शिवम ने हल्के से आह भरी। वह नीचे झुका और नमन के कंधे पर धीरे से थपथपाया। मिस्टर नमन, मैं जॉर्डी का बदला लूंगा और साथ ही उसकी बीमारी का इलाज भी करूंगा, शिवम ने सच्चाई से कहा। नमन ने शिवम को ठंडी नजरों से देखा और तंज कसते हुए बोला, बदला? अगर तुम में बदला लेने की हिम्मत होती तो तुम किसी और देश में क्यों भागते? शिवम जानता था कि अब कुछ भी कहना बेकार है, इसलिए वह मुड़ा और जॉर्डी के कमरे में चला गया। जॉर्डी बिस्तर पर बिना हिले डुले पड़ा था। अगर उसमें अभी भी ऊर्जा न होती तो शायद उसे मरा हुआ मान लिया जाता। शिवम जॉर्डी के पास बैठ गया और धीरे से बोला, जॉर्डी, मैं तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूंगा। वह बिस्तर के पास काफी देर तक बैठा रहा, फिर नाथ परिवार के घर से चला गया। शिवम, मैं दीपांकर को तुम्हारे वापस आने की खबर जरूर दूंगा, नमन ने ठंडे लहजे में कहा।
शिवम रुक गया। नमंत की ओर पीट करके वह उदास स्वर में बोला, मुझे तुम्हें तकलीफ देने की जरूरत नहीं, मैं खुद उसे बताऊंगा। ये कहकर शिवम नाथ परिवार के घर से चला गया। जॉर्डी के अलावा सांता, वेई जियांग और यहाँ तक कि मिस्टर ललन को भी बदला लिया गया। इनमें से सबसे ज्यादा नुकसान सांता को हुआ। हालांकि क्रूर दीपनकर ने सांता को नहीं मारा, लेकिन उसने उसकी कल्टीवेशन को बर्बाद कर दिया। वह एक अनुभवी इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर से एक अपंग बन गया। जब शिवम सांता के घर पहुंचा, सांता दरवाजे पर बैठा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हो। उसके अनुयायी बहुत पहले चले गए थे और वह विशाल हवेली में अकेला था। वह बेहद अकेला दिख रहा था। मिस्टर शिवम। सांता को शिवम को देखकर ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। शिवम ने उदास स्वर में कहा, मिस्टर सांता, तुम दीपनकर से माफी मांग सकते थे ताकि यह सब टल जाता। सांता के चेहरे पर कड़वी हंसी उभरी। दीपनकर ने कहा कि वह 1000 गलत लोगों को मारना पसंद करेगा, लेकिन एक को भी छोड़ना नहीं चाहेगा। तुम्हें लगता है माफी मांगने से कुछ होता? सांता के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। मैंने माफी मांगी थी, लेकिन इससे सिर्फ मेरी जान बची। मेरे लिए अपनी कल्टीवेशन खो देना मरने से अलग नहीं है। सांता की आवाज कांप रही थी और शिवम को भी दुख महसूस हुआ। सांता, मैं अपनी गलतियों की सारी जिम्मेदारी लूंगा, शिवम ने उदास स्वर में कहा। सांता ने सिर हिलाया और कड़वी हंसी के साथ बोला, ये कहने से क्या फायदा? मैं अब अकेला हूँ। तुम दीपनकर को मार भी दो तो इसका क्या मतलब? सांता ने कल्टीवेशन के लिए कभी शादी नहीं की और न ही बच्चे पैदा किए। ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्शल आर्ट्स ही उसकी जिंदगी का सब कुछ था। अब जब उसकी कल्टीवेशन बर्बाद हो चुकी थी, वह वाकई मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहा था। शिवम ने अपना हाथ उठाया और उसे सांता के निचले पेट पर रखा। तुम क्या कर रहे हो? सांता ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। शिवम ने उदास स्वर में कहा, सांता, ये तुम्हारे लिए एक मौका हो सकता है। मौका? सांता के चेहरे पर गुस्सा उभरा। जब मुझे पता चला कि तुम एक औषधिकार हो, मुझे गलती से लगा कि मुझे एक मौका मिल गया है, लेकिन अंत में नतीजा ये हुआ कि मैं एक अपंग बन गया। सांता ने शिवम को घूरा और कई दिनों से जल रहा गुस्सा आखिरकार फट पड़ा। शिवम कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कल्टीवेशन का सिर्फ एक तरीका नहीं है। जब तक तुम्हारा दंतियन टूटा नहीं है, तुम ग्रैंड मास्टर रियल में ब्रेक थ्रू कर सकते हो। सांता हैरान रह गया और उसकी आंखों में असमंजस था, लेकिन शिवम ने उसे समझाया नहीं। इसके बजाय उसने सांता के कंधे पर थपथपाया और बोला, 3 दिन में जब मैं दीपनकर को मारूंगा, मैं तुम्हें इसका हिसाब दूंगा। ये कहकर शिवम सांता के घर से चला गया। हालांकि शिवम के वापस आने की खबर ज्यादा फैली नहीं, लेकिन ये पुणे में फिर भी फैल गई। लगभग सभी को इसके बारे में पता था। शिवम वाकई वापस आ गया। लगता है वह और नहीं झेल पाया। आखिरकार अरोड़ा परिवार क्रूर है। हाँ, इस बार उसका वापस आना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। सब लोग उत्साह से चर्चा कर रहे थे। अरोड़ा परिवार को भी यह खबर मिल गई। महोदय, शिवम वापस आ गया है। मिस्टर करुण दीपनकर के पास खड़े होकर उदास स्वर में बोला। दीपनकर के चेहरे पर एक खतरनाक भाव उभरा। शिवम, तुम वाकई वापस आने की हिम्मत कर गए। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। दीपनकर के शरीर से एक खूनी हवा उठी और पूरे कमरे का माहौल ठंडा और डरावना हो गया। मिस्टर करुण, तुरंत चलो, मैं शिवम को मारना चाहता हूँ, दीपनकर ने ठंडे लहजे में कहा। तभी अरोड़ा परिवार का एक शिष्य अचानक दौड़ता हुआ अंदर आया। मास्टर, शिवम ने एक पत्र भेजा है, शिष्य ने उत्साह से कहा। दीपनकर ने जल्दी से पत्र लिया। उसने इसे खोला और देखा कि उसमें 4 शब्द लिखे थे, एक चुनौती पत्र। समय और स्थान लिखा हुआ था। इसके अलावा कुछ कठोर शब्द भी थे। मैं अपने दोस्त के लिए तुम्हारा सिर काट लूंगा। 3 दिन में पूर्वी कब्रिस्तान में मिलते हैं। मुझे उम्मीद है तुम समय पर आओगे। चुनौती पत्र का कंटेंट देखकर दीपनकर का गुस्सा और भड़क गया। कई समय से किसी ने मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की। दीपनकर ने चुनौती पत्र को टुकड़े टुकड़े कर दिया। शिवम वाकई बेकार में हिम्मत दिखा रहा है, मिस्टर करुण ने आह भरी। दीपनकर एक इन स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर था और सचमुच एक टॉप नॉच शख्सियत था। शिवम उसका मुकाबला कैसे कर सकता था? उसे जवाब दो, उसे बता दो कि 3 दिन में मैं पूर्वी कब्रिस्तान में अपने बेटे का बदला लेने जाऊंगा, दीपनकर ने ठंडे लहजे में कहा। हाँ, मिस्टर करुण ने जल्दी से सिर हिलाया। ये बात जल्दी ही फैल गई। शिवम के दीपनकर को चुनौती देने की बात हॉट टॉपिक बन गई। शिवम वाकई हिम्मती है, उसने वाकई दीपनकर को चुनौती दे दी। सुना है उसने खासतौर पर कब्रिस्तान चुना, शायद इसलिए कि वहां उसकी लाश दफनाने में आसानी होगी। अगर ये लड़का वाकई जीत गया तो वह भविष्य में जरूर बड़ा काम करेगा। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि शिवम न सिर्फ छिपेगा नहीं बल्कि दीपनकर को उकसाएगा भी। यान जियांग, जो चुपके से नजर रख रहा था, ने भी हल्के से आह भरी। शिवम की हिम्मत वाकई मेरी सोच से कहीं ज्यादा है। यान जियांग ने सिगरेट का कश लिया और धीरे से बड़बड़ाया। तभी उसका फोन अचानक बजा।
उसने फोन उठाया और देखा कि एक टेक्स्ट मैसेज था। मैसेज भेजने वाली थी मोनिका। दोस्तों, ये एपिसोड यहीं तक था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं ताकि हमें प्रेरणा मिले और हम अगला एपिसोड जल्दी से जल्दी